नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं तीन भुवन में वीतरागविज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। ये परम मंगली ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं श्री छहड़ाला जी। इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हैं। इसमें उन्होंने 6 ढालें लिखी है। उसके अंतर्गत हमारी चल रही है तीसरी ढाल, जिसमें सम्यक दर्शन के वर्णन के अंतर्गत हमारी चर्चा चल रही है अजीव तत्व में। अजीव तत्व संबंधी छंद नंबर 7 तो हमने पढ़ लिया है, छंद नंबर 8 हमारा चल रहा है। सकल द्रव्य को वास जास में सो आकाश पिछानो नियत वर्तना निश दिन सो व्यवहार काल परिमाणो यो अजीव अब आश्रव सुनिए मन वच काय त्रियोगा मिथ्या अविरति अरु कषाय परमाद सहित उपयोगा। तो अजीव तत्व में हम पढ़ रहे हैं 5 द्रव्यों की चर्चा चल रही है यहाँ पे। पुद्गल, धर्म, अधर्म, इन 3 की चर्चा हो गई है। अब पढ़ रहे हैं हम आकाश द्रव्य। तो पहले चरण में आकाश द्रव्य लिखा है यहाँ पे, सकल द्रव्य को वास जास में सो आकाश पिछानो। इसी चरण में उन्होंने बता दिया पंडित जी ने कि आकाश द्रव्य क्या है। जितने भी द्रव्य हैं, सकल मतलब सारे, यहाँ पे कल का मतलब शरीर मत लगा लेना भाई, हाँ एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ये तो सकल निकल परमात्म देवी वो लगा लें यहाँ पे, वो नहीं। यहाँ पे कल का मतलब, सकल का मतलब सभी, सारे। तो सारे द्रव्यों का वास मतलब निवास, जास में मतलब जिसमें है, उसे आकाश पिछानो पहचानना चाहिए, जानना चाहिए। ठीक है। तो आकाश मतलब क्या है? जो द्रव्यों को स्थान देता है, सभी द्रव्यों को जो स्थान देता है, स्थान मतलब जगह देता है, अवकाश देता है, अवगाहन देता है, स्पेस देता है, उसे हम आकाश नाम का द्रव्य कहते हैं। अब ये आकाश नाम का द्रव्य जब कहें तो कल बताया था जैसे कि ये आकाश एक द्रव्य है, ऐसा नहीं है कि आकाश मतलब कोई रिक्त स्थान है, खाली जगह को आकाश स्पेस कहते हैं। स्पेस का मतलब हम यूज करते हैं ना, स्पेस मतलब खाली जगह। तो स्पेस का मतलब यहाँ पे बोलिए खाली करें करें, लेकिन यहाँ पे आकाश का मतलब एक द्रव्य है जिसका काम वो जगह देने का है, जिसको हम खाली जगह कह रहे हैं। खाली जगह में जगह तो है ना, कम से कम खाली कहाँ बची फिर वो, कम से कम जगह तो है, वो जगह की सत्ता तो है। तो जगह की सत्ता देने का काम वो आकाश द्रव्य का है। मतलब एक द्रव्य भरा है जिसने सबको जगह दी है। ठीक है। ये लिखा परिभाषा यहाँ पे, आकाश द्रव्य जो सभी द्रव्यों को रहने के लिए जगह देता है, स्थान देता है, उसे हम आकाश द्रव्य कहते हैं। तो ऐसा क्या है इसमें जो दे पाता है? ये द्रव्य, द्रव्य है ना, अनंत गुणों का समूह है। तो इसमें बहुत सारे अनंत गुण तो हैं ही हैं, लेकिन एक विशेष गुण है जो इसी द्रव्य में पाया जाता है, वो है अवगाहन हेतुत्व। इस अवगाहन हेतुत्व के कारण वह अवगाहन देने में कारण, अवगाहन देने का कारण बना पाया जाता है, मतलब उसमें। तो अवगाहन देने का निमित्त किसका है, क्यों है, किसके कारण है? तो वो निमित्त आकाश नाम के द्रव्य का है। एक मैटर है, मैटर है एक। हाँ, तो ये मैटर है तो दिखता क्यों नहीं है फिर? हाँ, ये भी क्योंकि इसमें वर्ण नहीं है, ऐसा दिखता नहीं है, स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, इसलिए इंद्रियों से ज्ञान का विषय नहीं बन पाता है। तो ये भी हम जहाँ बैठे हैं यहाँ पे आकाश द्रव्य है कि नहीं है? तो हमें स्थान मिला कि नहीं मिला अभी? तो स्थान मिला है, इसका मतलब है कि आकाश द्रव्य है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आकाश द्रव्य, हम जहाँ जिस स्थान में बैठे हैं उस स्थान में पहले आकाश द्रव्य था, फिर आकाश द्रव्य ने हमको बैठने के लिए स्थान दिया। मतलब क्या कि वो अपनी जगह से हटाओ, कि अब आप बैठ जाओ, या हमने उनको पुश किया कि भैया हमको बैठना जगह तो थोड़ी सी। तो ये ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये आकाश द्रव्य को धक्का वैसे दे नहीं पाओगे, लेकिन मान लो थ्योरेटिकली दे भी दिया एक सेकंड के लिए, तो भाई जिससे आपको जगह लेनी है उसी को आपने डिस्प्लेस कर दिया, तो जगह कहाँ मिलेगी फिर? इसलिए जिस स्थान पर आकाश द्रव्य है उसी स्थान पर ये जीव और ये शरीर दोनों पाए जा रहे हैं एक साथ। ऐसा नहीं है कि हमने पहले आकाश को धक्का दिया, फिर उसने जगह दी, फिर हम बैठे उसकी जगह पे, ऐसा नहीं है। वो तो जिस स्थान पे आकाश है फिर उसी स्थान पे हमको जगह मिली है। हाँ, बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, ये दीवार, दीवार जो है, दीवार को बनाने के लिए पहले आकाश द्रव्य को हटाया फिर जगह, कि नहीं भाई आकाश द्रव्य जहाँ है उसी स्थान पे दीवार है।
तो इसने दीवार को जगह दी ना, तो अपने हाथ को भी जगह सकता, तो हाथ से दीवार वैसे पुश करें दीवार को, तो दीवार के अंदर चला है ना हाथ, चाहिए हाथ, तो क्यों नहीं जा रहा है? तो आकाश द्रव्य ने जगह नहीं दी क्या हाथ को अंदर जाने के लिए? तो ऐसा नहीं है, आकाश द्रव्य तो बोल रहा है कि परमाणु ठाण दाण दी हम, कि सब आ जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर बाधा कौन दे रहा है? दीवार के अंदर हाथ क्यों नहीं जा रहा है? कि दीवार के जो स्कंद है उनका परिणमन स्थूल है, और हाथ जो उदारिक शरीर है, उदार का मतलब स्थूल होता है, तो उदारिक शरीर तो मतलब स्थूल शरीर, तो इसका शरीर ये भी स्थूल है, इसलिए एक स्थूल दूसरे स्थूल को बाधा देता है। तो ये पुद्गल की समस्या है, आकाश की समस्या नहीं है। यदि वैक्रिय शरीर होता तो वो निकल जाता, आर पार निकल जाता। सूक्ष्म होता है, यदि उदारिक भी होता लेकिन सूक्ष्म होता तो भी वो निकल जाता आर पार। इसका क्या मतलब है कि आकाश द्रव्य तो सभी जगह फैला हुआ है, सभी छह द्रव्यों को उसने जगह दी है, और जगह देने के लिए उसको अपने स्थान से हटाना नहीं है। वो है तो जगह है, इनफेक्ट वो नहीं है तो जगह नहीं है, लेकिन ऐसी कोई जगह ही नहीं है जगह नहीं है, ऐसा सभी जगह ही जगह है। जहाँ पे आप चाहो वहां ले लो। तो हम कहाँ ले सकते हैं जगह? हमारे हम लेकिन हम वहीं ले सकते हैं जहाँ पे धर्म और धर्म द्रव्य पाए जाते हैं, क्योंकि हमारी सत्ता वहीं तक है। अब क्या है, आकाश तो कल दो भेद किए थे ना इसके, लोकाकाश और अलोकाकाश। तो लोकाकाश किसे कहते हैं? जहाँ छह द्रव्य पाए जाते हैं उस स्थान को लोकाकाश कहते हैं। आकाश का वो हिस्सा जहाँ जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल पाए जाते हैं, आकाश के उस क्षेत्र को लोकाकाश कहते हैं। तो ये दिख रहा है सामने डायग्राम, इसका जो क्षेत्र है, इसका जो अवकाश है, उसे हम लोकाकाश कहते हैं। तो यहाँ पे जो आकाश है उसे हम लोकाकाश कहते हैं। इसके बाहर जो आकाश है उसको हम अलोकाकाश कहते हैं। अलोकाकाश में सिर्फ आकाश की ही सत्ता है, लेकिन लोकाकाश में छह द्रव्यों की सत्ता है। लोक आकाश की तो है ही। और तो ये जीव और पुद्गल, ऐसा ऐसा मत समझना कि भी अलोकाकाश जो है वो स्थान नहीं देता है, सिर्फ लोकाकाश ही स्थान देता है, ऐसा नहीं है। तो आप बोलोगे देखो लोकाकाश ने स्थान दिया जीव और पुद्गल को, धर्म धर्म को, इसका मतलब सिर्फ लोकाकाश स्थान देता होगा, अलोकाकाश स्थान नहीं देता होगा, ऐसा नहीं है। अलोकाकाश भी वैसे ही स्थान देने में समर्थ है जैसा कि लोकाकाश स्थान देने में समर्थ है। आप में यदि सामर्थ्य है तो जाके ले लो आप। लेकिन होता क्या है कि धर्म और अधर्म द्रव्य जहां पर पाए जाते हैं वहीं पर जीव और पुद्गलों का अस्तित्व है, इसलिए उसके बाहर नहीं जा पा रहे। तो इसलिए नहीं जा पा रहे कि आकाश ने रोक लिया, इसलिए नहीं जा पा रहे कि ट्रेन की पटरी खत्म हो गई, टर्मिनस आ गया। तो अब पटरी खत्म हो गई धर्म द्रव्य की, तो जीव पुद्गल आगे नहीं जा पा रहे, नहीं तो आकाश नहीं रोका, जगह तो बहुत है। तो कितना है अभी कल देखा था हमने, और क्या पढ़ा था कल? हाँ, ये जो नीला नीला दिख रहा है ये आकाश नहीं है ना, ये तो क्या है, पुद्गल है। स्केटरिंग ऑफ लाइट के कारण ऐसा नीला नजर आता है। वो किसी एस्ट्रोनॉट से पूछो आप कि आकाश का क्या रंग है, हाँ मतलब आकाश में क्या रंग दिखता है उसको, किसी एस्ट्रोनॉट से पूछो तो कितना है, क्या उत्तर देगा वो देगा जेट ब्लैक, बिल्कुल काला स्याह दिखता है आकाश, ऐसा ऐसा बोलेगा वो। क्यों? क्योंकि वायुमंडल के ऊपर चला गया वो, तो स्कैटरिंग नहीं हो रही लाइट की, साइंस ऐसा कहता है मतलब, तो इसलिए वो जेट ब्लैक नजर आता है। हालांकि आकाश का रंग जेट ब्लैक भी नहीं है, आकाश तो अरूपी है, लेकिन उसको नजर आएगा कि कहने का मतलब कि नीला नीला ये कुछ नहीं है, ये तो वर्ण ही है, कहना है मतलब, बस ये वर्ण है तो पुद्गल है, वायुमंडल के कारण ऐसा स्कैटरिंग होती है लाइट की, इसलिए ऐसा नजर आता है ये। ठीक है, तो दो भेद करे हमने, इतना हमने कल पढ़ लिया था। अब ये जो अलोकाकाश है, कितना है ये, कितना विस्तृत है ये? तो ये अनंत, अपरिमित, असीम, चारों दशों दिशाओं में फैला हुआ, ऐसी कोई सीमा नहीं है। इसका कोई आकार नहीं है, अलोकाकाश का कोई आकार नहीं है। लोकाकाश का तो फिर भी आकार है, जैसा यहाँ बनाया हुआ है लोकाकाश का आकार है, लेकिन अलोकाकाश का कोई आकार नहीं है। तो कितने प्रदेशी हुआ ये? अभी अलोकाकाश तो अनंत प्रदेशी है, और लोकाकाश कितने प्रदेशी है? लोकाकाश जितने लोक में प्रदेश पाए जाते हैं उतने प्रदेशी है। तो लोक में कितने प्रदेश पाए जाते हैं? लोक में पाए जाते हैं लोक प्रमाण संख्यात, तो लोक प्रमाण संख्यात प्रदेशी हुआ लोकाकाश, और इतने ही प्रदेशी धर्म और अधर्म द्रव्य भी होते हैं। ठीक है, अब चलो यहाँ इतना तो हमने पढ़ लिया था। और कैसा है आकाश? अमूर्तिक है, निष्क्रिय है, अखंड है। ये सब बातें भी हैं उनमें जो अपन धर्म और अधर्म द्रव्य में पढ़ी है। निष्क्रिय है, अमूर्तिक है, अखंड है, हाँ। और लेकिन ये निराकार है, धर्म और धर्म साकार थे, आकार सहित थे। ठीक है, अब आपसे प्रश्न ये था, हमने पहले तो पुद्गल पढ़ा था, तब बोला था कि ये काम बात आगे काम में आएगी ये बात। तो ये जो अलोकाकाश है, अलोकाकाश में, एक मिनट, हाँ बोलो। मामा जी का क्वेश्चन है एक। हाँ
वैक्यूम कर दो तो धर्म और अधर्म दोनों द्रव्यमान रहते हैं क्या? आवाज नहीं, आवाज तो आई कोई लेकिन। हाँ बोलो। कोई जगह को अगर वैक्यूम कर दें अपन, हाँ वहां से पूरी एयर निकाल दें, तो वहां पे कोई कुछ भी गमन भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य भी गायब हो जाएंगे। नहीं, किसने बोला वैक्यूम में गमन नहीं होता है? किसी हाथ का वैक्यूम में तो आइंस्टीन ने तो प्रूव किया वैक्यूम में गमन करके कि नहीं, जी। जैसा जैसा हाँ, छोड़ दो तो वैसे ही रहता है ना। क्या छोड़ दो तो ऐसे ही रहता है? अच्छा, वो ऐसा नहीं है फ्लोट करता रहता है। अच्छा, ग्रेवी, वो तो साइंस ऐसा बोलता है ग्रेविटी नहीं है वहाँ पे, गमन तो होता है, लेकिन किसने बोला गमन नहीं होता? फ्लोट तो होता है जीरो ग्रेविटी में भी। गमन कर सकते हो, तैर सकते हो, जैसे स्विमिंग पूल में तैरते तैर सकते हो चार्जर। अच्छा, हाँ, तो जैसा तैर तैर सकते हो तैर सकते हैं वहां पे भी। और नहीं तो गमन नहीं होता, तो जैसा वैक्यूम पाया जाता तो जैसा साइंस बोलता है मतलब जिसको, तो ये मंगलयान कैसे जाता है फिर वहां तक, मंगल तक? रास्ते में क्या था? साइंस के हिसाब से तो कुछ नहीं है। हाँ, इसका मतलब वैक्यूम में गमन होता है। तो ठहरने का हाँ, ठहरने का फिर नहीं, मामा जी की आवाज, मामा जी थोड़ी दूर है माइक से, आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आवाज नहीं आ ठहरने रही। का पूछ रहे हैं। ठहरने का तो ठहर भी सकते हैं ना, उसमें क्या है? तो अधर्म द्रव्य का अस्तित्व है, उसका निमित्त लेके जीव ठहरता है। धर्म द्रव्य के निमित्त ठहर, तो वो तो दोनों सभी का अस्तित्व है, वो तो पूरे लोक में। कोई वैक्यूम है तो इसका थोड़ी धर्म धर्म गायब हो गए। अस्तित्व सबका पाया जा रहा है। ठहरता भी ना वहाँ पे, विमान है ठहरता भी है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, खैर वो तो वैक्यूम में नहीं होगा फिर भी, लेकिन फिर भी ठहरे हुए भी। जियो स्टेशनरी तो खैर गमनशील है, लेकिन ठहरते भी है। ध्रुव तारे हैं जैसे ठहरे हुए हैं। हालांकि अपन नहीं कह रहे कि सब ये वैक्यूम है भैया, हाँ, ये विज्ञान कह रहा, हम तो कह रहे सब जगह पुद्गल है। विज्ञान ऐसा कह रहा है वैक्यूम है। विज्ञान ने पकड़ नहीं पाया इसलिए सूक्ष्म पुद्गलों को, इसलिए वो कहता है वैक्यूम है। ठीक है, और तो प्रश्न? एक चीज, हाँ एक लोकाकाश में तो पूरे हैं जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल, लेकिन हाँ अलोकाकाश में सिर्फ आकाश द्रव्य रहेगा। हाँ, आलोकाकाश में सिर्फ आकाश द्रव्य है। आलोकाकाश में और कुछ भी नहीं, सिर्फ आकाश के अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक। हाँ, उस आलोकाकाश के बीचों बीच है लोकाकाश। अब बीचों बीच तो क्या बोले, निराकार है कोई वस्तु तो, लेकिन हाँ, उसमें ये है, बीच में कहीं है। ठीक है, और कोई प्रश्न? चलो फिर अपना प्रश्न पूछ लेना, अभी आपको कोई प्रश्न हो तो, है ना? वो जो आइंस्टीन के एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ ना, वैक्यूम में ने साबित किया था ये कि जी की वैल्यू इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मास, इट इज डिपेंडेंट, जी की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मास। वो उसने वैक्यूम की ट्यूब ली, इसमें से कागज छोड़ा, और उस दूसरी वैक्यूम की ट्यूब ली, यहाँ पत्थर छोड़ा, दोनों एक ही समय पे नीचे, एक ही साथ नीचे गिरा है, तो जो फ्लोर पे दोनों एक ही समय टच होते हैं। इसका मतलब जी इज कांस्टेंट फॉर पीस ऑफ पेपर एंड स्मॉल जी। हाँ, ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था आइंस्टीन, किसी ने किया था, शायद आइंस्टीन ही था। एनीवे, चलो अपन आगे चलते हैं यहाँ से। तो वो क्यों फिर, अब लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? तो वो जो एयर रहती है, वो एयर का ड्रैग लगता है, इससे कागज जो रहता है वो ज्यादा समय में लगाता है, लेकिन जब एयर नहीं रहती, वे क्यों आता है? तो दोनों एक ही समय में नीचे गिरते हैं एक ही साथ। हाँ, टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी, ऐसा कुछ फॉर्मूला है उसका। चलो अपन आगे चलते हैं यहाँ से। अब प्रश्न तो ये है कि अलोकाकाश में अंधकार है कि प्रकाश है, ये प्रश्न है, बताओ। कुछ है नहीं ना, क्योंकि पुद्गल का वो है, पुद्गल का अस्तित्व का है, तो वहाँ पे लोकाकाश समझ में आया जब प्रश्न? वहां पर, हाँ, जहाँ वहां पर कुछ भी, कोई सा भी द्रव्य नहीं है, मतलब लाइट भी ट्रेवल नहीं कर पाएगी, मतलब हाँ, अंधकार होगा। अंधकार होगा। बस यही यही कंफ्यूजन रहता है एक्चुअली, कि अभी पढ़ के क्या आया था लेकिन, सद्दो बंधो सुहुमो थूलो संठान भेद तम छाया। तो वहां पढ़ा था ना, तम जो है, तम अंधकार, ये क्या है? पुद्गल दवस जाया। अंधकार क्या है? अंधकार भी पुद्गल की स्कंद की पर्याय है। विभावी व्यंजन पर्याय है स्कंद की, मतलब पुद्गल की पर्याय है। नहीं समझ में आया तो, अंधकार भी पुद्गल की पर्याय है। अब अलोकाकाश में जब पुद्गल पाया ही नहीं जाता है, तो अंधकार रूप पुद्गल की पर्याय कैसे पाई जा सकती है? अलोकाकाश में न अंधकार है न प्रकाश है, क्योंकि प्रकाश बोलेंगे तो भी पुद्गल की पर्याय, उज्ज्वल आदव सही है, सब बोला ना, उद्योत और आतप। प्रकाश जो है वो पुद्गल की पर्याय है, वो भी अंधकार है, वो भी पुद्गल की पर्याय है। तो अलोकाकाश में तो ना
प्रकाश अंधकार है ना प्रकाश है। लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, या तो अंधकार होगा या तो प्रकाश होगा, दोनों में से एक चीज तो होना चाहिए ना। तो हमने न्यूज से ज्ञान के विषय बनाए ना अभी तक, जो कि आंखों से ग्रहण होते हैं, तो प्रकाश और अंधकार आंखों से ग्रहण होता है, इसलिए हमको लगता है कि या तो ये होगा या ये होगा। लेकिन जैसे आत्मा है, तो आत्मा में कौन सा प्रकाश है बताओ? अंधकार है कि उजाला है? हाँ, तो जिस जिस प्रकार आत्मा में माना है हमने कि ना इसमें अंधकार होता है ना प्रकाश होता है, ना धर्म अधर्म में माना है, वैसे ही हमको अलोक आकाश में भी उसी प्रकार से मानना होगा कि अलोक आकाश, यहाँ पे सिर्फ आकाश पुद्गल है ही नहीं, ना वहाँ पे अंधकार है ना वहाँ पे प्रकाश है। ठीक है, चलो आगे चलें यहाँ से। और कुछ प्रश्न है किसी का? तो ये अपना आकाश द्रव्य हमने पढ़ लिया है, जो कि अवकाश दान जोगम, जो कि जीवों को पुद्गलों को छयों द्रव्यों को जो अवकाश देता है, इसके लोकाकाश और अलोकाकाश इस प्रकार दो भेद हैं। ठीक है, चला आगे यहाँ से। चलो अब आगे पूछना था, पूछ। हाँ इसमें एक चीज और समझा दो ना, हाँ कि बोल। जो जो आत्मा ट्रेवल करके कोई सिद्ध परमेश्वर की आत्मा गई, तनुवात वलय में जाके रुक गई, हम्म है ना, तो वो तनुवात वलय में क्या चीज से बना हुआ है? वो वहाँ क्या चीज है? वहाँ आकाश है, एयर है, या कोई सा मटेरियल है? क्या चीज है वो? किस चीज से तीनों वात वलय बने हुए हैं? तो वात वलय जैसे है ना, तीन प्रकार के वात वलय हैं। एक तो धन घनोदधि धनोदधि। वात वलय, एक एक तनुवात वलय, और एक कौन सा है तनुवात वलय, घनोदधि उदधि धनोद पहला घनोदधि। वाला दूसरा नहीं आ रहा है, दूसरा घनोदधि है, तीसरा तनुवात वलय है। तो तनुवात वलय में जाके रुक जाती हाँ है। हाँ, तो तनु ये क्या है, जैसे इनके नाम है वैसे इनके काम है। घनोदधि वात वलय, तो वहाँ पे उदधि, उदधि मतलब मतलब पानी, मतलब वाटर वेपर्स और हवा, इसका सम्मिश्रण है। तो उसकी उसकी लेयर बनी हुई है यहाँ पे इस प्रकार से। तो यहाँ तो दिखाने के बजाय यहाँ दिखा, तो तीन लेयर होती है, इनको तीन वात विलय कहते हैं। तो जैसे ये एक, यहाँ बनेगा नहीं ठीक से, एक सेकंड बनाता हूँ मैं। ये एक, ये दो, ये तीन, इतना मोटा, इतनी मोटाई नहीं रहती भैया उसकी। हाँ, ये तो अपन ने बना दी इतनी मोटी। इससे पूरा जो है इसकी बाउंड्री जो है, इसमें तीन इस प्रकार से लेयर बनी हुई है। तो ये लेयर किस किस चीज की लेयर है ये? तो ये क्या है यहाँ पे, आ, मतलब पानी और हवा, इसका मिश्रण, उसकी लेयर है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, पानी और हवा का मिश्रण है। दूसरा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यहाँ पे जहां तक मुझे याद आ रहा है, यहाँ पे जो डेंस पानी है, डेंस हवा है, उसकी लेयर है। और तनु वात वाला है यहाँ पे, अ, तनु है हवा, मतलब डेंस नहीं है। हाँ, विरल है, इसको बोलते हैं, सघन नहीं है, उसकी लेयर है। तो तीन लेयर है ऐसी। तो यहाँ पे भी क्या तनुवात वलय, एक तनुवात वलय हो गई, एक दूसरी घनो, एक दूसरी वात वलय, एक तीसरा वात वलय। घनवात वलय, घन। हाँ, घन वात वलय और तनु वात वलय। हाँ, तो घनोदधि, घन और तनु, हाँ घन वात वलय। हाँ, घनोदधि वात वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय। हाँ, तो ये घनोदधि वात वलय जो है, ये घन, घन मतलब सघन है, और उदधि के साथ में है। हवा तो है ही, और उदधि के साथ में है। ये जो है घन है लेकिन सिर्फ हवा ही है, और ये तनु है कि सिर्फ हवा है लेकिन विरल है। तो इस प्रकार तीन लेयर है। तो ये तनुवात वलय तो एक्चुअली क्या, वो स्थान में तनुवात वलय, उसका कोई इससे संबंध नहीं है कि सिद्ध भगवान जो है तनुवात वलय। तो चारों तरफ ऐसा नहीं कि ऊपर ही बने अपन नहीं, तो यहाँ पे भी है, साइड में भी है तनुवात वलय। तो पूरे लोक में सब जगह फैला हुआ है, ऐसा ही है। घनोदधि घनोदधि वात वलय से भी वो ट्रेवल करके चली जाएगी आत्मा तो। हाँ, चली जाएगी ना, उसमें क्या है। वो तो यहाँ से मोक्ष, आप कंक्रीट की दीवार है जैसे, तो आर पार हो। तो हाँ, तो दीवार से मतलब। आर पार हो गई, तब तो फिर पानी और जल क्या करेंगे? हाँ, हाँ अमूर्तिक है ना, अप्रति, हाँ जब कारमान और तेजस शरीर भी होता है साथ में, तो ये अप्रतिघात है। तो जब जब ये भी शरीर नहीं है, तो अमूर्तिक आत्मा को कौन व्याघात करेगा? अरे भाई, जब विग्रह गति में भी होता है, तब भी जैसे जीव का मरण है और ऊपर जाना है, तो थोड़ी दरवाजे से बाहर जाएगा पहले आत्मा, फिर खाली स्पेस, ऐसा थोड़ी हो। तो यहाँ सीधे ऊपर, छत से सीधे आर पार। भले कारमण शरीर तेजस शरीर हो, तो जब जब शुद्ध हो गया है, जब पुद्गल है ही नहीं साथ में, तो फिर क्या है, एक समय में नीचे से ऊपर। तो वो कहते हैं ये कि तनुवात वलय के अंत में जाके सर जो है स्थिर हो जाते हैं ऊपर जाके यहाँ पे। तो यहाँ पे ऊपर क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि धर्मास्ति गाय नहीं है ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे जाके सर स्थिर हो जाते हैं इनके, सिद्ध भगवान के साथ सबके। ठीक है, 45 लाख योजन की जो सिद्ध शिला है, उसके ऊपर जो क्षेत्र है 45 लाख योजन का, वहां पे। ठीक है, चलो और कुछ।
अब इनकी मोटाई भी दे रखी है और रंग भी दे रखे हैं शास्त्रों में। मोटाई तो मुझे याद नहीं है, लेकिन रंग के बारे में इतना जरूर है कि अलग अलग शास्त्रों में, 2 शास्त्र पढ़े मैंने अलग अलग, उसमें दोनों में अलग अलग रंग मिले हैं, इसलिए रंग भी याद नहीं हो मेरे को किसके क्या है, लेकिन इनके रंग भी दे रखे हैं। मेरे ख्याल से हरिवंश पुराण में अलग रंग दे रखा है और बाकी में अलग रंग दे रखा है, ऐसा कुछ है। मोटाई मोटाई तो चारों तरफ अलग अलग है। हाँ मोटाई भी अलग अलग है चारों तरफ, जो मोटाई है सबसे ना वो सबसे टॉप, सबसे सिद्ध शिला के ऊपर तो घनोदधी वात वाले की मोटाई 2 कोस है, उसके बाद 1 कोस है, और जो तनुवात वाले वो 1575 धनुष मोटे हो जाते रह जाते हैं। हाँ ये तो यहाँ की बताई आपने, बाकी क्या है यहाँ हाँ, नीचे की अलग है, ऊपर की अलग है, 2 कोस 1 कोस अलग 15। अलग है। हाँ हाँ ठीक है। चलो अपन यहाँ से चले आगे। यहाँ सब क्या पढ़ना है अपने को, हो गया अपना आकाश द्रव्य अपने पढ़ लिया है। अब अगला द्रव्य आएगा क्या, काल द्रव्य। इसके बारे में लिखा है यहाँ पे, नियत वर्तना निष्दिन सो व्यवहार काल परिमाणो। तो नियत का मतलब क्या हुआ कि आगे लिखा है व्यवहार, व्यवहार काल लिखा है ना आगे, तो नियत का मतलब क्या हुआ, निश्चय। तो निश्चय और व्यवहार, निश्चय काल और व्यवहार काल, इस प्रकार काल के 2 भेद हैं। तो निश्चय काल क्या है, वर्तना जिसका लक्षण है। वर्तना क्या होता है वो समझते हैं, लेकिन लिखा नियत वर्तना, तो वर्तना जिसका लक्षण है ऐसा निश्चय काल है। और निश दिन मतलब, निश मतलब रात और दिन मतलब दिन, तो रात और दिन का जो व्यवहार होता है वह व्यवहार काल है, ऐसा परिमाणों ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, तो ये काल सबको पता है, काल मतलब क्या होता है, लेकिन वो जो हम काल पता है ना, वो सब व्यवहार काल है। व्यवहार काल है मतलब क्या, वो समझते हैं अपन, लेकिन निश्चय काल क्या पहले वो समझते हैं। तो निश्चय काल क्या है कि जैसा हमने पढ़ा धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, वैसा एक काल द्रव्य भी है। क्या काम है इस काल द्रव्य का, तो ये द्रव्य है काल, जैसे आकाश द्रव्य है अमूर्तिक, वैसे काल द्रव्य भी एक अमूर्तिक द्रव्य है। अरे एक सेकेंड तो क्या काम है इस काल द्रव्य का वो देखते हैं। पहले परिभाषा लिख लेते हैं, काल द्रव्य मतलब होता क्या है। हाँ 6ठा द्रव्य ही है बस, इसके बाद अजीव तत्व की चर्चा पूरी हो जाएगी। काल द्रव्य एक ऐसा द्रव्य है जो स्वयं बदलते हुए अन्य द्रव्यों के परिणमन में निमित्त हो, इसे कहते हैं काल द्रव्य। इसका मतलब क्या है कि एक पर्याय से दूसरी पर्याय की प्राप्ति जिस द्रव्य के निमित्त से होती है उस द्रव्य को काल द्रव्य कहते हैं। अब इतना तो समझ में आता है ना कि एक द्रव्य से दूसरे पर्याय की पर्याय बदल रही है, प्रति समय हर द्रव्य की पर्याय बदलती है। जैसी पर्याय, जैसे उदाहरण के लिए, जैसे ज्ञान की अवस्था हमारी एक समय पहले थी, एक समय तो क्या है ज्ञान का विषय बन नहीं पाता है, लेकिन 1 सेकंड पहले थी या 1 मिनट पहले थी, वैसी ज्ञान की अवस्था अभी नहीं है। कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है, दर्शन में बदलाव हुआ है, कषायों में बदलाव हुआ है, सारे परिणामों में बदलाव हुआ है। तो ये जो बदल रहा है, कौन, जीव में बदल रहा हूं, जीव द्रव्य बदल रहा है, तो ये बदलने में किसी द्रव्य का निमित्त है। तो जिस द्रव्य का निमित्त है उस द्रव्य को हम काल द्रव्य कहते हैं। तो काल द्रव्य क्या कर रहा है फिर कि वह जितने भी द्रव्य छह द्रव्य बदलते हैं। हाँ तो 6 द्रव्यों के बदलने में निमित्त, जैसे कि आकाश द्रव्य था 6 द्रव्यों के स्थान देने में निमित्त था, वैसे ही काल द्रव्य 6 द्रव्यों के बदलने में परिणमन होने में निमित्त है, उसे हम कहते हैं काल द्रव्य। अब ये प्रश्न वही उठा फिर कि भाई आकाश, जिस प्रकार आकाश द्रव्य था, आपने बोला कि आकाश द्रव्य जो है जीव पुद्गल धर्म अधर्म काल को तो जगह देता है, फिर आकाश द्रव्य को कौन जगह देता है, तो उत्तर वही था कि आकाश द्रव्य ही अपने आप को जगह देता है। उसी प्रकार जीव पुद्गल धर्म अधर्म और आकाश के बदलने में, परिणमनशीलता में तो काल द्रव्य निमित्त है। लेकिन फिर काल द्रव्य के बदलने में कौन निमित्त है, क्योंकि वो भी द्रव्य है ना, उसमें द्रव्यत्व पाया जाता है। द्रव्यत्व मतलब प्रति समय परिणमनशीलता होना चाहिए उसमें। तो फिर काल द्रव्य के बदलने में कौन निमित्त है, तो काल द्रव्य के बदलने में भी वो स्वयं निमित्त है, मतलब स्वयं को तो बदलता ही है, और स्वयं बदलते हुए, इसे लिखा वहां पे कि स्वयं बदलते हुए, स्वयं ही बदलेगा और उसका अवलंबन लेके अन्य द्रव्य भी अपने पर्यायांतर अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं, ऐसा ये काल द्रव्य है।
तो ऐसा इसमें क्या गुण है जिसके कारण यह कर पाता है? द्रव्य है ना, द्रव्य अनंत समूह का, अनंत गुणों का समूह उसको द्रव्य कहते हैं। तो इसमें अनंत समूह अस्तित्व, वस्तुत्व, नास्तित्व, प्रमेयत्व, प्रदेश तो लगा लेना, वो सामान्य गुण है। लेकिन एक ऐसा विषय, एकाध तो कम से कम एक गुण तो ऐसा हो जो सारे द्रव्यों से इसको अलग करता है, जो इसमें ही पाया जाता हो, विलक्षण गुण इसी का, जो उसका लक्षण हो, जिस इसी में पाया जाता है। तो ऐसा कोई एक गुण है, उसका नाम है वर्तना हेतुत्व। वर्तना हेतुत्व। वर्तना हेतुत्व मतलब क्या है? जिसमें सब पूरा पर लिख लेना परिभाषा, जिसमें वर्तना हेतुत्व नाम का विशेष गुण पाया जाता है। ऐसी पूरी परिभाषा लिखी थी ना अपन ने, काल द्रव्य की परिभाषा लिख रहे हैं ना अपन, तो जिसमें वर्तना हेतुत्व नाम का विशेष गुण पाया जाता है उसे कहते हैं काल द्रव्य। अब ये वर्तना क्या होती है? तो यहाँ पे भी आया है कि नियत वर्तना। वर्तना मतलब क्या? अब वर्तना मतलब क्या है? देखो ये थोड़ा फिलोसफिकल बातें हैं, थोड़ा अपने को समझने में थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा दिमाग में। वर्तना मतलब क्या होता है? द्रव्य पर्याय की एक समय में स्वसत्ता की अनुभूति को वर्तना कहते हैं। कोई द्रव्य पर्याय है, वह एक समय, समय मतलब क्या होता है? वो भी काल की इकाई अपन देखेंगे अभी। द्रव्य पर्याय की एक समय में, मतलब काल की सबसे छोटी इकाई जो है उसको एक समय कहा, तो एक समय में जो स्वसत्ता की अनुभूति हुई उसे वर्तना कहते हैं। मतलब स्वसत्ता, वो एक समय की सत्ता को प्राप्त हुआ, फिर अगले समय अगली सत्ता को, अगली पर्याय को प्राप्त हुआ, फिर तीसरे समय तीसरी पर्याय को प्राप्त हुआ। तो एक एक समय की सत्ता की जो अनुभूति है, स्वसत्ता की अनुभूति का मतलब क्या है? उत्पाद, व्यय, द्रव्य, इन तीनों की एक में एक वृत्ति, एक रूप वृत्ति, इसको बोलते हैं स्वसत्ता की अनुभूति। तो उसी समय उसमें द्रव्य में उत्पाद भी है, उसी समय व्यय भी, उसी समय ध्रुव भी पाया जा रहा है। ऐसे तीनों की एक समय की वृत्ति जो है, उस रूप जो होना है उस द्रव्य का, उत्पाद रूप होना, व्यय रूप होना और ध्रुव्य रूप होना, जो वृत्ति है उसे हमने कहा स्वसत्ता की अनुभूति, और वो एक समय की लेना है। तो जो एक समय में द्रव्य पर्याय की एक समय में स्वसत्ता की जो अनुभूति है, एक समय में मतलब एक साथ होगा एक समय में वो अलग अलग नहीं हो सकता ठीक है। तो द्रव्य पर्याय की एक समय में स्वसत्ता की अनुभूति, इसको कहा वर्तना। इसका क्या मतलब है कि प्रत्येक द्रव्य बदल रहा है। तो बदलते समय जो भी इस काल की सबसे छोटी इकाई है, उस छोटी इकाई में वो किस रूप है, उत्पाद रूप, व्यय रूप, ध्रुव्य रूप, उस समय जो उसकी सत्ता थी, उस सत्ता रूप होना उसका, वो उसकी हम कहेंगे ये इसकी वर्तना है। फिर अगले समय अगली वर्तना को प्राप्त है, उसके अगले समय तीसरी वर्तना को प्राप्त है। इस प्रकार से ये हुआ वर्तना। ठीक है, बदलते रहेगी ये। उत्पाद, व्यय, ध्रुव्य, तो एक समय में तीनों की एक साथ वृत्ति पाई जा रही। पुरानी पर्याय की अभी लिखेंगे, पुरानी पर्याय। चलो, परिणाम क्या होता है? परिणाम, पुरानी पर्याय की निवृत्ति पूर्वक नई पर्याय की उत्पत्ति, इसे कहा परिणाम। ये परिणाम शब्द बहुत बार आया है, हमने वहां पे शॉर्ट में बताया था परिणाम मतलब क्या होता है। परिणाम मतलब अवस्था, ऐसा शॉर्ट में बताया। परिणाम मतलब द्रव्य की अवस्था है। तो अब यहाँ पे लेकिन विशेष रूप से डिस्क्रिप्शन करें परिणाम का तो परिणाम क्या है? पुरानी पर्याय की निवृत्ति पूर्वक नई पर्याय की जो उत्पत्ति हुई है, उसे हमने कहा है कि ये परिणाम है अब जीव का। तो परिणाम है क्या फिर? परिणाम उत्पत्ति नहीं है, परिणाम द्रव्य नहीं है, परिणाम निवृत्ति नहीं है, परिणाम पुराना नया नहीं है। परिणाम मतलब पर्याय। परिणाम का मतलब पर्याय, पर्याय का मतलब अवस्था है ना। गुणों के परिणामन को, गुणों की अवस्थाओं को पर्याय कहते हैं। तो परिणाम भी पर्याय है, अवस्था है। लेकिन यहाँ पे अवस्था में कैसी अवस्था है वो मतलब किस बात पे जोर दिया जा रहा है कि ऐसी अवस्था है कि जिसमें पुरानी पर्याय की निवृत्ति हो गई, नई पर्याय की, नई अवस्था की प्राप्ति हुई है। इस प्रकार की अवस्था को हम परिणाम कहते हैं। जब परिणाम की बात करें मतलब क्या है, इस ख्याल में होना चाहिए कि हाँ ये बदलने वाले परिणामों की बात है कि जीव के परिणाम तो बदल रहे हैं हर समय। तो वहां पे क्या बदलने पे जोर है। और यहाँ पे वर्तना में क्या है, एक समय की जो
एक समय की जो स्वसत्ता की अनुभूति है उस पर जोर है, ठीक है। और परिणमन, अब परिणाम से परिणमन भी लिख लेते हैं हम। परिणमन मतलब क्या होता है? परिणमन शब्द बहुत बार आता है। परिणमन, परिणमन मतलब क्या है? एक परिणाम से दूसरे परिणाम की प्राप्ति, उसको कहा परिणमन। मतलब क्या है? परिवर्तन। वर्तन आ गया इसमें भी, हाँ। एक वर्तना से दूसरी वर्तना की प्राप्ति, इसे कहा परिणमन। या एक परिणाम से दूसरे परिणाम की प्राप्ति, इसे कहा, या कुछ लगा सब मिले जुले शब्द हैं, लेकिन क्या है, जोर किस पे दे रहा है आप, उससे डेफिनेशन बनती है। वर्तना पे क्या है? एक समय में स्वसत्ता की अनुभूति पर जोर है। परिणाम में क्या है कि पर्याय, ऐसी पर्याय पे जोर दिया जा रहा है कि जिसमें पुराने की निवृत्ति हो चुकी है, नए पर्याय की उत्पत्ति हुई है, ऐसे उस अवस्था को, उस पर्याय को परिणाम कह रहे हैं। तो ये शब्द कहाँ से आ गए? वर्तना और परिणाम। तो वो ऐसा है कि दो भेद कर रहे हैं यहाँ पे। तो दो भेद कर रहे हैं, उसमें क्या है? निश्चय काल और व्यवहार काल। तो पहले काल के भेद पढ़ लेते हैं, हमें समझ में आएगा पूरा। काल के भेद, काल के दो भेद हैं। निश्चय काल, अब निश्चय काल मतलब क्या? निश्चय काल मतलब काल द्रव्य जो है ना, इसी को निश्चय काल कहा है यहाँ पे। जो काल द्रव्य है उसी को निश्चय काल कहा जा रहा है। तो यहाँ पे तो वर्तना लिखा है, तो वर्तना इसका लक्षण है काल द्रव्य का, इसलिए उसको निश्चय काल का, क्योंकि वहां पे लिखा नियत वर्तना। तो काल द्रव्य का वर्तना ही लक्षण है, वो स्वयं बदलता है और स्वयं बदलते हुए अन्य जीवों को वर्तना करने में निमित्त होता है, ठीक है। तो ये द्रव्य है। द्रव्य कहाँ पर, थोड़ा पूरा समझ लेते हैं फिर और विस्तार समझेंगे इसको। काल द्रव्य कहाँ पर पाया जाता है, प्रश्न ये है, ठीक है। तो ये काल द्रव्य कहाँ भी बताया था हमने, काल द्रव्य कहाँ पाया जाएगा, अभी इसमें समझना बाकी है। यहाँ निश्चय काल व्यवहार काल विषय बचा है अपना, अपन थोड़ा पहले पूरा कर लें, उसके बाद वापस इस विषय पे आएंगे। तो निश्चय का कहाँ पाए जाते हैं, निष्काल कहाँ पाया जाएगा, इस लोक में, लोक के बाहर कहाँ पे पाया जाता है? तो हमने क्या बोला था कि लोकाकाश किसे कहते हैं? जिसमें 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं। अलोकाकाश किसे कहते हैं? जिसमें सिर्फ आकाश ही पाया जाता है। इसका मतलब क्या है? काल द्रव्य जो है, ये जो लोकाकाश है, इसके अंदर ही पाया जाएगा, इसके चप्पे चप्पे पर पाया जाएगा, इसके बाहर कहीं नहीं पाया जाएगा, लेकिन इसके अंदर पूरा पूरा पाया जाएगा। एक भी ऐसा प्रदेश नहीं बचेगा जहाँ पे जहाँ पे काल द्रव्य की सत्ता नहीं है। हर द्रव्य पे, हर प्रदेश पे, प्रदेश प्रदेश पे काल द्रव्य पाया जाता है, ठीक है। इसकी सत्ता समझ में आ गई। अब इसमें और कैसा है काल द्रव्य? तो काल द्रव्य जैसा कि धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य अमूर्तिक है, जीव द्रव्य अमूर्तिक है, वैसे ही काल द्रव्य भी अमूर्तिक है। क्यों? क्योंकि भी स्पर्श रसगंध वर्ण नहीं है, और सिर्फ पुद्गल ही जिसमें स्पर्श रसगंध वर्ण होते हैं, इसलिए काल द्रव्य भी हमारी इंद्रियों से ज्ञान का विषय नहीं बन सकता। इंद्रियों से तो नहीं बन पाएगा, हाँ। केवल अतीन्द्रिय ज्ञान से जरूर बन पाएगा, छायिक ज्ञान से जरूर बन पाएगा, लेकिन कोई भी छायोक्षमिक ज्ञान हो, चाहे वो मति ज्ञान ही क्यों ना हो, चाहे वो अवधि ज्ञान ही क्यों ना हो, हाँ। अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान, मतलब मति श्रुत अवधि मन पर्याय ज्ञान, ये भी धर्म धर्म आकाश काल को अपना विषय नहीं बना सकते। सिर्फ छायी ज्ञान ही बना सकता है अमूर्तिक पदार्थों को प्रत्यक्ष अपने ज्ञान का विषय। हम कैसे बनाएंगे? फिर हम वो जान के बनाएंगे, आगम पढ़ के बनाएंगे, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं बना पाएंगे। प्रत्यक्ष तो सिर्फ छायी ज्ञान से ही बनते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जा रहा है? लोक में पाया जा रहा है। अब अमूर्तिक है, दूसरी बात ये। तीसरी बात क्या कि भाई इसका आकार कैसा है? तो आकार अब कोई बोलेगा कि भैया जैसा लोक का आकार है वैसा आकार है, कि नहीं, वैसा नहीं है। वो स्थूल रूप से कह सकते हो, लेकिन वास्तव में बात यह है कि जिस प्रकार धर्म द्रव्य अखंड है, अधर्म द्रव्य अखंड है, आकाश द्रव्य अखंड है, वैसे काल द्रव्य अखंड नहीं है। काल द्रव्य अखंड मतलब मतलब अखंड का मतलब होता है कि टूटा हुआ नहीं हो बीच में से, कि एक जैसे पुद्गल के परमाणु है, 1 2 3 4 5 काउंट कर लो उंगलियों पे आप। जीव है, सब अलग अलग हैं, एक मैं अलग हूँ, आप अलग हो, तो मैं आपसे जुड़ा हुआ नहीं हूँ, तो आप तो इस प्रकार से, हाँ, लेकिन मैं अपने आप में अखंड हूँ, लेकिन मैं आपसे जुड़ा हुआ नहीं हूँ, इसलिए खंड खंड भी हूँ, हाँ। मतलब जीव द्रव्य खंड भी है, एक साथ एक जैसा नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये अद्वैत रूप नहीं है। लेकिन काल द्रव्य जो है यह खंड खंड रूप है। खंड खंड रूप मतलब कैसा है? जैसे नीला बना रखा ना यहाँ पे, ऐसा है ये। तो ये इस प्रकार काल जो द्रव्य, जैसे पुद्गल के परमाणु होते हैं, वह
आकाश के जितने क्षेत्र को अवगाहित करते हैं, एक पुद्गल का परमाणु आकाश के जितने क्षेत्र को अवगाहित करता है उसे एक प्रदेश कहते हैं। काल, ये जो काल द्रव्य का सबसे छोटी इकाई है जिसको कालाणु बोलते हैं, कालाणु, काल का अणु, वह भी आकाश के उतने ही क्षेत्र को अवगाहित करता है जितना एक शुद्ध पुद्गल के परमाणु अवगाहित करता है। मतलब कहने का मतलब एक पुद्गल का परमाणु जिस प्रकार एक प्रदेशी है, एक काल का अणु भी एक प्रदेशी है। और खंड खंड है ना, इसलिए काल का एक अणु पे आ गया भैया बात, हाँ अखंड पे नहीं आ गया। खंड तो कितने काल के अणु है फिर? तो देखो यहाँ पे क्या करना है अपने को, अपन ने क्या बनाया था, ये पुद्गल ही बनाया था ना, तो यहाँ पे काल के अणु अपन बनाए, कौन से कलर से, चलो इससे बनाते पर्पल से। तो यहाँ पे अब क्या काल के अणु बनाने हैं, तो ये पूरे प्रदेश में भरे हुए लोक में, तो कैसे ये एक काल का अणु ये रहा, उसके पास में दूसरा रख देना, उसके पास में तीसरा रख देना, उसका चौथा, उसे पास पास में रखते चले जाना, है ना। तो ये काल के अणु है सब, एक एक प्रदेश पर एक एक अणु विराजमान है इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार काल के अणु कहाँ तक भरना है, पूरे लोक तक, पूरे लोक में काल के अणु इस प्रकार भराएंगे, ठीक है। वो निष्क्रिय हैं, जो काल का अणु जहाँ है वो वहीं रहेगा, ऐसा नहीं कि इंडिया का पाकिस्तान चला जाएगा, पाकिस्तान का थोड़े टाइम बाद इंडिया, ऐसा नहीं होता है। जो जहाँ है वहीं रहेगा, निष्क्रिय है, इनमें कोई क्रिया नहीं होती, परिस्पंदन नहीं होता है, गमन नहीं होता है, ठीक है। तो ये काल के अणु पूरा भरना है लोग, हाँ मैं तो भर नहीं पाएंगे, पूरा भर लेना यहाँ तक। क्या है जो काल द्रव्य है, वो काल द्रव्य जो है वो काल द्रव्य वास्तव में छोटे छोटे अणु हैं काल द्रव्य के, जैसे पुद्गल के अणु होते हैं, पुद्गल का स्कंद होता है, स्कंद अणुओं से मिलकर बना है, वैसे ही काल द्रव्य जो श्लोक में भरा हुआ है वो छोटे छोटे कालाणुओं से मिलकर बना हुआ है। तो कालाणु कैसे हैं कि वो लोक के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु विराजमान है, ठीक है। तो पूरा भरना है इसको, तो कहां तक भरेंगे, ऊपर तक भर देंगे इसको। तो कितने कालाणु आ जाएंगे इसमें बताओ, एक लोक में कितने कालाणु आ जाएंगे? समझ में आ रहा है प्रश्न? समझ में आ रहा है कहाँ जा रहे हैं हम? कालाणु क्या होता है? जो काल द्रव्य है वो कालाणु, वास्तव में कालाणु ही है, वो काल द्रव्य कुछ नहीं कालाणु है, लेकिन कितने कालाणु हैं ये प्रश्न है। अब तो कहाँ पाया जाता है वो, लोक, हमें क्या कि एक एक प्रदेश पे एक पाया जाता है। हाँ तो लोक के प्रदेश असंख्यात हैं, तो ये भी असंख्यात होंगे। हाँ हाँ, ये भी लोक प्रमाण असंख्यात ही हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये पूरे लोक में पाया जाता है, और लोक में हम बोल रहे हैं कि एक एक प्रदेश पे एक एक कालाणु पाया जा रहा है। और प्रदेश का मतलब कितने प्रदेशी है लोग, कि लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है, इसलिए कालाणु की संख्या कितनी हुई, वो भी लोक प्रमाण असंख्यात हो गई। ध्रुव संग्रह में गाथा है ऐसे, जावदीयम आयासम, नहीं ये नहीं है, लोयायास पदे से इक्किक के जेठिया हुई इक्किका रैणान राशि मीव ते कालाणु असंख दौमाणी। लोयायास प्रदेशे, लोक के लोकाकाश के प्रदेश में, इक्किक के जेठिया हूं इक्किका, एक एक प्रदेश पर जो एक एक स्थित है, किस प्रकार से स्थित है, जैसे कि रत्नों की राशियां होती है, ऐसी संज्ञा दी है शास्त्रों में, कालाणु को रत्नों की राशि की संज्ञा दी है। तो जैसे रत्नों की राशियां क्या मिलती नहीं आपस में, एक दूसरे से अलग अलग ही रहती है। रत्न का ढेर बना दें अपन तो सारे रत्न जिस प्रकार अलग अलग रहते हैं, इसी प्रकार रत्नों की राशि के समान एक एक प्रदेश पर एक एक के जेठिया हूं एक एक का रैणान राशि में, रत्नों की राशि के समान है, ते कालाणु, वह कालाणु है। और कितने हैं? असंख्य दौमाणी, असंख्य हैं वो, कितने हैं? असंख्य। कितना असंख्य का क्या प्रमाण है? लोक प्रमाण असंख्यात। इस प्रकार ये कालाणु पूरे लोक में, अब लोक के बाहर नहीं है, लोक के बाहर इसलिए नहीं है कि धर्म अधर्म नहीं है हाँ, क्योंकि तो वैसे भी क्रिया का करते हैं, गमनशील ही नहीं है ये तो भाई। ये भाई जीव और पुद्गल में तो आप ऐसा बोल सकते हो कि धर्म अधर्म का निमित्त चाहिए उनको बाहर जाने के लिए। अब ये तो क्रिया क्रिया ही नहीं करते हैं, तो इनको निमित्त थोड़ी चाहिए बाहर जाने का। लेकिन ये व्यवस्था ऐसी है लोक के अनादिकाल से कि ये बाहर नहीं अंदर ही है बस, ठीक है। तो अब क्या है कि काम क्या है इनका, कालाणु का, कि भाई जिस प्रदेश पर जो द्रव्य है वो प्रदेश उस कालाणु का निमित्त बना के वर्तन को प्राप्त करे, परिणमन को प्राप्त करे, क्रिया को प्राप्त करे, जो भी बदलाव है, परिवर्तन है, उसको प्राप्त करे। क्योंकि काल द्रव्य का क्या काम है? परिवर्तन कराना, वर्तना कराना,
निमित्त बनना मतलब, हाँ ये कराते मतलब उदासीन निमित्त, जैसे धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य उदासीन निमित्त, वैसे काल द्रव्य भी उदासीन निमित्त, प्रेरक निमित्त नहीं है कि करना ही पड़ेगा हम करवाएंगे, ऐसा नहीं है। द्रव्य तो क्या है, प्रति समय उसकी पर्याय बदलती है, पर्याय बदलने में बहिरंग निमित्त जो है काल द्रव्य का है। तो जिस प्रदेश पर जो द्रव्य है वह इस कालाणु का निमित्त लेके नई नई पर्यायों को प्राप्त होता है, यह इसका कार्य है। तो जो भी 5 द्रव्य हैं, काल द्रव्य को मिला के 6 द्रव्य हैं, तो ये 6 के 6 द्रव्य इस लोकाकाश में है, और लोकाकाश में 6 द्रव्य बदलते हैं, तो बदलने में निमित्त काल द्रव्य का है, काल द्रव्य स्वयं बदलता है, और जो जीव और पुद्गल है उनको बदलाने में निमित्त बनता है, बदलने में निमित्त बनता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? थोड़ा कंसेप्चुअल विषय है, फिलोसॉफिकल लगता है थोड़ा सा ही है। तो प्रश्न ये है कि जो हाँ बोलो। एक मिनट, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एक ही समय में आए चेंजेस जो भी है उसको काल द्रव्य बोलेंगे, या काल द्रव्य की वजह से वो चेंजेस हैं, मतलब एक ही समय में आए चेंजेस जो डिफरेंस है वो कालाणु है, ऐसा बोल सकते हैं? हाँ, एक समय की वजह से आया चेंजेस कालाणु नहीं, कालाणु तो एक द्रव्य है, ठीक है। तो काला हाँ, हाँ, अब कालाणु मतलब कालाणु की वजह से जो चेंजेस आए ऐसा बोलेंगे, एक ही समय में आए चेंजेस कालाणु, ये बोलेंगे क्या? हाँ प्रति समय जो बदलाव हो रहा है उसमें निमित्त कालाणु का है, बस ये। प्रति समय एक समय में जो बदलाव हुआ उसमें कालाणु का निमित्त, फिर अगले समय में जो बदलाव हुआ उसमें वापस कालाणु का निमित्त, फिर तीसरे समय में बदलाव हुआ उसमें वापस काल द्रव्य का निमित्त, कालाणु का निमित्त। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि 5 द्रव्य तो क्या है इसके अंदर पूरे पूरे आ गए, कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल, ये तो लोकाकाश के अंदर पूरे पूरे आ गए। आकाश का भी वो हिस्सा जो इसके अंदर है वो पूरा आ गया, लेकिन ऐसा आकाश का हिस्सा जो लोकाकाश के बाहर है, क्या उसमें बदलाव हो रहा है? कहने का मतलब है कि भी लोक हाँ, बदलाव कैसे होगा, प्रश्न ये है, मतलब पॉइंट ये है कि भाई अलोकाकाश बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? हाँ, अलोकाकाश बदलाव को प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लोकाकाश तो क्या बदलाव को प्राप्त होगा कि कालाणु है वहां पे? अलोकाकाश बदलाव को प्राप्त होगा कि नहीं होगा? जब वहां कोई द्रव्य ही नहीं है तो बदलाव कैसा, सिर्फ एक ही द्रव्य है ना? हाँ, मतलब मुद्दा तो बात तो ये है कि काल द्रव्य नहीं है वहां पे, भाई काल द्रव्य नहीं है ना, आकाश स्वयं भी तो बदलेगा ना, ऐसा थोड़ी कि भाई कोई दूसरा द्रव्य चीज को, आकाश द्रव्य स्वयं भी द्रव्यत्व नाम का गुण है, प्रति समय पर्यायों को प्राप्त होना है, द्रव्य उसी के तो जो प्रति समय पर्यायों को प्राप्त होता है, तो नई नई पर्याय आना चाहिए प्रति समय, तो अलोकाकाश की प्रति समय नई नई पर्याय उत्पन्न हो रही है कि नहीं हो रही है? काल द्रव्य तो ही नहीं वहां पे, तो कैसे होगी उत्पन्न, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर यह है कि भाई ये जो हमने टुकड़े किए आकाश के, ये लॉजिकल डिवीजन है, फिजिकल डिवीजन थोड़ी कि आकाश के 2 टुकड़े कर दिए। तो भाई एक जगह कोई हिस्सा बदलाव को प्राप्त हो रहा है तो हम ये कहेंगे पूरी जगह बदलाव को प्राप्त हो रही है, चेंजेस तो हर जगह ही हो रहे हैं। इससे थोड़ी, जैसे ये अखंड है पूरा आत्मा, ठीक है, अब यहाँ सुई चुमा है तो दर्द कहाँ होगा, यही होता है, पूरा सर्वांग में दर्द होता है। जब सिर दुखता है ना तो कुछ काम करने का मन नहीं होता है कि नहीं, सिर तो दुख रहा है बाकी तो कर ले, भाई तो पूरा सर्वांग में दर्द है, ऐसा थोड़ी कि एक ही जगह दर्द होता है। तो ऐसे ही यहाँ बदलाव एक जगह हो रहा है तो पूरा आकाश में बदलाव है, ऐसा कि ऐसे ही कहेंगे पूरा आकाश बदल रहा है, वो भाई उसका एक क्षेत्र बदले, समझ में आती है ना बात? तो वो बदलाव को प्राप्त हो रहा है, नई नई पर्यायों को प्राप्त हो रहा है, आकाश भी प्रति समय नई नई पर्यायों को प्राप्त होता है, चाहे लोकाकाश हो चाहे अलोकाकाश हो। उसका उदाहरण ये भी मिलता है कि जैसे चाक घुमाता है कुम्हार, तो डंडा तो एक ही जगह रखता है, तो पूरा चाक घूमता है कि डंडा एक जगह रखने से, कि नहीं वही वैसा ही घूमता है बस, तो क्योंकि वो अखंड है ना, तो एक जगह से डंडा भी लगाएगा तो पूरा चाक घूमेगा, वैसे ही एक जगह बदलाव होगा तो पूरा आकाश बदलेगा। इस प्रकार से आकाश द्रव्य जो अलौकाकाश का आकाश से हुई बदलाव को प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ हाँ, मतलब वही है, हाँ अखंड द्रव्य है इसलिए अलौकाकाश, क्योंकि लोकाकाश बदल रहा है इसलिए अलौकाकाश की अखंड है ना द्रव्य, इसलिए। चलो, एक ये हो गई बात। अब वापस आते हैं अपने विषय पे कि निश्चय काल क्या है, व्यवहार काल क्या है। अच्छा, इसमें और क्या है काल द्रव्य में, और देखो बातें समझ में आ गई ना, क्या क्या है अपन को क्या क्या पढ़ना है काल द्रव्य में। पहले तो क्या है कि ये अखंड नहीं है, खंड खंड रूप से भरा हुआ है, ठीक है, और जो खंड है उसका सबसे छोटा भाग काल द्रव्य का,
उसको हम एक कालाणु बोलते हैं। तो कितने कालाणु, कितने काल द्रव्य है, कितने हिस्से हैं, कितने कालाणु हैं, तो हम बोलेंगे लोक प्रमाण संख्या, क्योंकि एक एक प्रदेश पे एक एक कालाणु है। क्या काम है इसका? स्वयं बदलना और स्वयं बदलते हुए स्वयं बदलते हुए अन्य जो मतलब यहाँ पे क्या एक्चुअली स्वयं बदलते हुए का मतलब काल द्रव्य से है, लेकिन जो द्रव्य अन्य रूप से स्वयं बदल रहे हैं उनको निमित्त होना है ना, उदासीन रूप से निमित्त होना, मतलब जीव पुद्गल जो स्वयं बदल रहे हैं अपनी योग्यता से, लेकिन अपनी योग्यता से बदलने पर भी निमित्त चाहिए उनको काल द्रव्य का, तो वो काल द्रव्य उसमें निमित्त बनता है। जैसे क्या धर्म, जैसे मछली है अपनी योग्यता स्वयं गमन करती है, भाई पानी में वही तैर सकता है, इसको तैरना आता है, ऐसा नहीं है कि पानी तीने तैरना सिखा देगा, हाँ ऐसा नहीं है। तो धर्म द्रव्य में निमित्त बन रहा है, धर्म द्रव्य के उदाहरण में हमने जल लिया था, जल तैरने में निमित्त बनता है, तो उसी के लिए बनेगा जो तैरना चाहता है, तैरने का इच्छुक, इसको तैरना आता है, हाँ तो उसकी योग्यता से तैरता है वो। लेकिन धर्म द्रव्य तो निमित्त, जल तो सिर्फ निमित्त है उसमें। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे क्या है, द्रव्य तो अपनी योग्यता से बदल रहा है, लेकिन यहाँ पे काल द्रव्य उसमें निमित्त बनता है। ठीक है, और कैसा है ये, लोक में ही भरा हुआ है, लोक के बाहर नहीं है। एक एक प्रदेश पे एक एक कालाणु विराजमान है, निष्क्रिय है, अमूर्तिक है, और पूरे काल द्रव्य का देखें यदि अखंड है हालांकि वो, लेकिन पूरे काल द्रव्य का देखें तो एक परमाणु का जितना आकार है उसका वो आकार है, एक कालाणु का देखे तो, और सभी कालाणु का मिला के देखें तो ऐसा लोक का आकार है, ऐसा पूरे सभी कालाणु का मिला के आकार है। ये समझ में आती है ना बात यहाँ से। चलो यहाँ से आगे चलें, इसके दो भेद हैं, निश्चय काल और व्यवहार काल। काम क्या है इसका निश्चय काल का, कि जो कालाणु जो हमने बोला है उसी को हमने निश्चय काल कहा है यहाँ पे, तो कालाणु ही निश्चय काल है। अब क्या है जो बदल रहा है, जैसे प्रति समय पर्याय बदली, तो अभी बदली उस समय इस समय की पर्याय, इसके बाद बदलेगी वो अलग पर्याय, उसके बाद बदलेगी अलग पर्याय। तो क्या करा, जो टाइम था जिस, अब आप उल्टा चलते हैं अपन, ठीक है, उल्टा समझना ज्यादा आसान है सीधे समझने से। उल्टा समझना मतलब क्या, हमें पता है कि घंटा क्या होता है, घड़ी क्या होती है, मुहूर्त क्या होता है, सब पता है हमें, ठीक है। तो वो क्या है, टाइम को अपन छोटा छोटा करते चले जाओ, जैसे पुद्गल का स्कंद दिया था ना हमने, ये इसको छोटा छोटा करता चले गए, तो कहाँ तक पहुंचे थे एंड में पुद्गल का अविभाज्य पुद्गल का हिस्सा, उसे हमने परमाणु कहा था। वैसे ही टाइम को भी छोटा छोटा करते चलाओ, 1 घंटे से आधा घंटा, फिर 15 मिनट, 5 मिनट, 1 सेकंड, आधा सेकंड, पौन से आधा सेकंड, और मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, और नैनो सेकंड, और छोटा छोटा करते चलेगा, तो कहाँ तक पहुंच सकते हैं हम, तो एक काला कहाँ तक पहुंच सकते हैं हम, कितना छोटा कर सकते हैं, कितना हो सकता है छोटा टाइम, कि बिल्कुल बिल्कुल ही मतलब होते चले जाए, कोई लिमिट ही नहीं, तो ऐसा नहीं है, इसकी लिमिट है। जैसे पुद्गल के लिमिट थे ना स्कंद की, कि कितना छोड़ सकते हैं, तो भी एक लिमिट में जाकर रुकना पड़ेगा, उस लिमिट का नाम परमाणु है। वैसे ही टाइम को छोटा छोटा करते चले जाए, तोड़ते चले जाए, मतलब थ्योरेटिकली तो एक लिमिट पे जाकर रुकना पड़ेगा, उसके बाद समय को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, टाइम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो जिस लिमिट पे जाके रुके हैं उसको एक समय कहते हैं। मतलब टाइम की सबसे छोटी इकाई क्या हुई, एक समय। समय की सबसे छोटी, काल की सबसे छोटी इकाई एक समय, द्रव्य की सबसे छोटी इकाई एक परमाणु, क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई एक प्रदेश। ये हो गए एमएलटी हमारे, पहले पढ़ा था हमने, कहाँ पढ़ा था हमको याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, दूसरे ढाल में पढ़ा था कि तीसरे ढाल में, ठीक है। ये द्रव्य की सबसे छोटी इकाई द्रव्यमान परमाणु, ये लेंथ क्षेत्र नापते, क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई प्रदेश, एक प्रदेश, टाइम की छोटी इकाई एक समय, मास लेंथ टाइम, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो इससे हमारा मेजरमेंट चलेगा। तो यहां से समय शुरू हुआ, फिर समय असंख्या समय, अब क्या हुआ देखो, एक एक समय, तो एक समय की अवस्था एक पर्याय की, अब समय बदला, मतलब क्या हुआ, काल द्रव्य की नई पर्याय आई, काल द्रव्य की, कालाणु की नई पर्याय। अब कालाणु की नई पर्याय का अवलंबन, मतलब उसी समय अवलंबन लिया, बाकी 5 द्रव्य ना, उनकी भी नई पर्याय आई, तो इन दोनों के बीच में जो समय हुआ, उस समय को, उस काल को हमने बोला एक समय, मतलब एक समय पहले ये था, एक समय बाद अब ये होगी पर्याय, ठीक है। ऐसे एक एक समय करते जोड़ते चले जाओ, तो एक एक समय जोड़ लिए हैं, तो क्या है, एक बड़ा काल की एक बड़ी इकाई आ जाती है, क्या चाहिए, काल जुड़ जाता है ऐसा आपस में, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे आप, असंख्यात समय से जोड़ दिए, तो उसको बोलते हैं एक आवली। तो एक आवली भी एक काल की एक नई इकाई हो गई। हाँ, तो अभी एक जो आवली हुई है, और आवली में और तो अपन ने आगे बढ़ाया है इसको 48 मिनट करा तो एक मुहूर्त हुआ, जैसे उदाहरण के लिए, ये 24 मिनट करा तो एक घड़ी हुई, 60 मिनट करा तो एक घंटा हुआ, 1 सेकंड करा एक 60, इस प्रकार से जो भी अपना इस प्रकार से
हमने काल खंडों को जोड़कर नई नई इकाइयां बनाई हैं, इसको हम व्यवहार काल कहते हैं। तो निश्चय काल तो क्या हुआ, कालाणु, या हाँ निश्चय काल तो अब एक समय जो है, ये और कंफ्यूजन ये हो रहा है कि एक समय क्या है फिर ये, तो ये एक समय जो है वो कालाणु की पर्याय है, एक समय की कालाणु की पर्याय है, कालाणु की अवस्था है एक समय। अब वो एक समय है, एक कालाणु की अवस्था है, इसको आप निश्चय काल बोल सकते हो। और व्यवहार काल क्या है कि वो जो कालखंड जोड़े हैं हमने, काफी सारे एक समय जोड़ लिए हैं, तो घंटा बना, मिनट बना, समय बना, उसको हम व्यवहार कहते हैं कि हमारा व्यवहार चलता है उससे, कि कल आना, परसों आना, ये कम पुरानी है, ये ज्यादा पुरानी है। घड़ी के हिसाब से चीज चल रही है ऐसा लोग में बोलते हैं, लेकिन घड़ी के हिसाब से चीजें नहीं चलती है। हाँ, घड़ी तो अभी बनी 200 साल पहले, उसके पहले की चीजें चलती थी नहीं चलती थी, नहीं उस समय ये चांद तारे चलाते थे, इनका परिगमन होता था ऊपर, तो वो सब व्यवहार काल है, हम कहेंगे ये सब की व्यवहार काल की इकाइयां हैं सब ये। हाँ, अब ये देखो मेरे कंसेप्चुअल विषय थोड़ा सा ये, अब आप ये थोड़ा विचार करना कि समय मत काल मतलब टाइम मतलब होता क्या है साइंस के हिसाब से, साइंस के हिसाब से विचार करोगे टाइम मतलब क्या होता है। देखो मास तो देख लिया अपन ने, लेंथ देख लिया अपन ने, हाँ मास और लेंथ समझ में आती है भैया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, लेंथ हो गई, ये द्रव्यमान हो गया, किसी द्रव्य का द्रव्यमान ये हो गया। अब ये समय क्या होता है, अब ये मत बोलना कि वो घड़ी मिलाई, तो घड़ी मिलाई तो वो तो पुद्गल है। समय वास्तव में क्या है, टाइम वास्तव में क्या है, बताओ आप साइंस के हिसाब से बताओ आप। तो ये हाँ, ये हमने भी, मेरा एक फ्रेंड था उसने यही बताया था कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने ऐसा बोला, बोला कि नहीं मुझे नहीं पता, उसने मेरे फ्रेंड ने इंजीनियरिंग में बताया था कि उसके हिसाब से टाइम जैसा कुछ होता ही नहीं है। मतलब टाइम क्या है, चीजें बदल रही है ना, उस बदलने का जो माप है उसी को अपन समय बोलते हैं। टाइम अपने आप में क्या है, सोचो ना, विचार करो, काल क्या है अपने आप में। हाँ हम तो, हाँ वितरा विज्ञान तो ये बोलता है कि मैटर है, लेकिन अपन साइंस से सोचे हैं तो काल क्या हो रहा है, चीजें बदल रही हैं, तो बदलने का जो माप है उसको अपन काल बोल रहे हैं। यदि चीजें न बदलती, एक सेकंड के लिए समझना है आपको, सारी चीजें नहीं बदलती, ऐसी की ऐसी रहती, जैसी है वैसी की वैसी ही रहती, तो अपन कैसे पता लगाते कि समय बीत रहा है, बताओ। जो जैसा है वैसा फ्रीज हो जाता वहां पे, न बुढ़ापे को प्राप्त होता, न गमन को प्राप्त होता, न प्रदेशत्व को प्राप्त होता, न परत्व, मतलब न पुराने नए का भेद होता उसमें, कुछ भी नहीं होता, जो जैसा है लोक में वहीं जम जाता मान लो। तो अब मुझे बताओ कि ऐसा कैसे पता पड़ेगा कि टाइम समय बीत रहा है। ये कंसेप्चुअल विषय ना, फिलोसॉफिकल थोड़ा सा विषय है। साइंस के हिसाब से ऐसा नहीं कि साइंस के हिसाब से भी आप देखोगे ना, थोड़ा इसमें फिलोसफी आएगी थोड़ी सी। पता कैसे पड़ेगा कि समय बीत रहा है, तो समय बीत रहा है इसका मतलब क्या है, क्योंकि ऐसा नहीं कि घंटा है, घड़ी है, वो चल रही है, वो समय कहीं ना कहीं चल रही होगी घड़ी, क्योंकि हमने बोला सब फ्रीज हो गया, अब कहाँ कुछ चल रहा है बताओ। अब पता कैसे पड़ेगा समय बीत रहा है, व्यवहार कैसे होगा समय का, इसका मतलब क्या है, जो बदलाव हो रहा है उससे समय का व्यवहार होता है, कि हाँ ये, इससे हमें पता पड़ता है कि समय बीत रहा है। समझ में आया। तो इस प्रकार से दो प्रकार के से काल पढ़ा हमने, एक है निश्चय काल और एक है व्यवहार काल। निश्चय काल तो क्या है, काल द्रव्य या कालाणु, या फिर उस काल द्रव्य की एक समय की पर्याय, जिसको एक समय कहते हैं, उसी को समय कहते हैं भाई, काल की पर्याय काल ही होगी ना, तो एक समय की पर्याय उसको हम काल, निश्चय काल कहते हैं। और व्यवहार काल क्या है, तो ये जो हमने बताया, घंटा, घड़ी, दिन, रात, ये जो व्यवहार हैं इसे हम व्यवहार काल कहते हैं। समझ में आई बात। हाँ, तो हम किसमें जीते हैं फिर, जो वर्त रहा है, मतु प्रत्यय लगाया वर्त में, वर्तमान, वर्तमान मतलब क्या होता है पता है, जो जिसका वर्तन हो रहा है वो वर्तमान। वर्तमान मतलब एक सोचना, एक फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट से, वर्तमान मतलब क्या है, मतु प्रत्यय लगाया है जिसमें वर्तना पाई जाती है, जो वर्तना वाला हो, जिसमें वर्तन हो रहा हो, वो वर्तमान। तो वर्तन मतलब क्या, एक समय की स्वसत्ता की अनुभूति, वो वर्तमान है। तो हमारे तो जैनिज्म तो बोल रहा है कि वो एक समय है ना, वो वर्तमान है। ऐसा नहीं कि एक सभी कितनी बजी, 9 बजी, 10 तारीख, 10 अक्टूबर की 9 बजी, तो वो 9 बजी तो बहुत बड़ा समय, मतलब उसमें एक छोटी सी जो एक समय है, वो स्वसत्ता की अनुभूति, वो वर्तमान है। ठीक है, तो वो, तो उस वर्तमान, उस स्वसत्ता की अनुभूति के पहले जो अनुभूतियां निकल गई हैं, वो सब भूतकाल है, सब व्यवहार काल हो गया है वो। और जो भविष्य में काल आएगा,
वो सब भविष्य काल हो जाएगा, वही सब व्यवहार काल है। तो निश्चय काल क्या हुआ, जो वर्तमान काल है, जो वर्त रहा है, वर्तन को प्राप्त है, ये वर्तमान काल, एक समय की सत्ता की अनुभूति, वर्तना जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं निश्चय काल। बाकी भूत और भविष्य ये हो गए सब व्यवहार काल। समझ में आई क्या बात? थोड़ा कंसेप्चुअल विषय मैंने आपको बोला बार बार। वही प्रेजेंट है, बाकी उस एक समय के पहले वाला जो टाइम है वो पास्ट हो गया, और जो एक समय हाँ। के वो फ्यूचर हो गया। व्यवहार के हिसाब से आज जो अपन गिन रहे हैं वो प्रेजेंट है, कल जो गया वो पास्ट है, और जो नहीं, व्यवहार के निश्चय के हिसाब से जो अपन गिन रहे हैं, जो ऋचा का प्रश्न है, कुछ प्रश्न तो बहुत लंबा, तो उत्तर ये है उसका कि निश्चय काल क्या है, जो वर्तमान है वो निश्चय है। वर्तमान कौन सा लेना है, एक आध, ऐसा नहीं कि वर्तमान मतलब एक आध घंटे का ले लो कि अभी 10 तारीख चल रही तो हमारा 10 तारीख का वर्तमान है, ऐसा नहीं। वो एक समय की सत्ता की अनुभूति, वही वर्तना है। वर्तना का लिखा ना ऊपर परिभाषा वर्तना की, एक समय की सत्ता की अनुभूति द्रव्य की, वो वर्तना है। तो वर्तना को जो प्राप्त है, वो है निश्चय काल, द्रव्य काल। हाँ, ये हुआ। और व्यवहार क्या है, जो भूतकाल है, जो बीत चुका है, या जो भविष्य में आएगा, जो वर्तना को प्राप्त नहीं है, जो कि इस प्रकार से परत्व मतलब क्रिया को प्राप्त है, परिणाम को प्राप्त है, या परत्व अपरत्व को प्राप्त है, उसको परत्व अपरत्व क्या होता है, अब ये सूत्र जी में पढ़ना, आप समय बचा नहीं है, आप बोलो तो बताया था। परत्व मतलब क्या है कि जैसे कम प्राचीन और ज्यादा प्राचीन का जो व्यवहार चलता है उसको परत्व अपरत्व कहते हैं, कि कम प्राचीन है, या कब निकट भविष्य का है, या दूर भविष्य का है, इस प्रकार का जो परत्व अपरत्व का भेद है इसको, तो ये भेद चल रहे हैं काल के, ये सब व्यवहार काल है। और जो एक समय की जो सत्ता की अनुभूति है, द्रव्य परिवट्ट रूपो जो सो कालो हवै व्यवहारो परिणामादि लखो वट्टन लखो य परमठो। क्या कहा यहाँ पे, द्रव्य परिवर्त रूपो, द्रव्य का जो परिवर्तन है, जो सो कालो हवै व्यवहारो, उस परिणमन में जो काल लगता है, जो परिवर्तन का जो काल है, उसको व्यवहार काल कहते हैं। पर व्यवहार काल कितने प्रकार का है, परिणाम आदि लखो, परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व, इस प्रकार से भेद हैं व्यवहार काल के। और वट्टन लखो या परमट्ठो, वट्टन लखो मतलब जिसका वर्तन लक्षण है वह परमट्ठो, वह निश्चय काल है। तो वर्तना जिसका लक्षण है वह निश्चय काल है। एक समय की स्वसत्ता की अनुभूति, एक समय की पर्याय, एक समय का उस द्रव्य का उस एक समय में जो उसकी पर्याय की प्राप्ति हुई है वह निश्चय काल। एक समय के पहले वाला जो है और एक समय के बाद वाला है, वो सब व्यवहार हो गया, वो सब व्यवहार ही उपचार है, वो काल बचे ही कहाँ वही। वहां पे बात समझो ना आप बात को, कि वहां काल है ही कहाँ, वो हो चुका है। अब काल, वो पर्याय खत्म हो गई है, और जो पर्याय आई नहीं है, काल द्रव्य की पर्याय आई नहीं है। हाँ, वो काल द्रव्य की जो भूत की पर्याय तो खत्म हो चुकी है, लेकिन उसमें हमारा व्यवहार चलता है फिर भी, कि हाँ कल ऐसा हुआ था। तो कल किसमें भैया, वो काल द्रव्य की हम बात कर रहे हैं, लेकिन काल द्रव्य की पर्याय तो खत्म हो चुकी है कब की, फिर भी हमारा चल रहा है व्यवहार उसमें, तो सब व्यवहार काल है वो। तो जीना तो वर्तमान में है, मतलब हम लोग वर्तमान में ही प्रति समय स्वसत्ता की अनुभूति वर्तमान की होती है हमारी। बाकी तो सब क्या है, हमारे ज्ञान का विषय है, बस व्यवहार चल रहा है बस। समझ में आई बात? कुछ पूछना आपको तो आप पूछो, नहीं तो क्या है कि ऐसा लगेगा कि समझ में नहीं आया। पूछो आप प्रश्न। मतलब ये इसको अपने टाइम से मतलब नहीं है, घड़ी वाले टाइम से कोई मतलब नहीं, ऐसा हो गया। हाँ, तो जो व्यवहार काल है उसको घड़ी वाले टाइम से मतलब है, जो निश्चय काल है उसको घड़ी वाले टाइम से कोई मतलब नहीं है भाई। जो काल द्रव्य प्रति समय बदल रहा है, ठीक है, प्रति समय वो अपनी एक पर्याय को प्राप्त कर रहा है, और प्रति समय वो अपनी स्वसत्ता की अनुभूति काल द्रव्य की हो रही है। अब वो काल द्रव्य का अवलंबन लेकर सभी द्रव्यों को अपनी एक समय की स्वसत्ता की अनुभूति होती है, मतलब उसका अवलंबन लिया उन्होंने, बदले, मतलब उनकी अनुभूति तो उनके कारण हो रही है, लेकिन जो बदलने का काम है अगले समय वो बदलेगा, वो नई सत्ता की अनुभूति करेगा। तो वो जो बदलने का काम है, वर्तना का जो काम है, वो फिर काल द्रव्य का उसमें निमित्त बना है। ठीक है, इस प्रकार से समझ में ही बात। थोड़ा मैंने बताया, थोड़ा ये सूक्ष्म विषय है काल द्रव्य। वो ऐसा नहीं कि मतलब अपने जैनिज्म में साइंटिफिकली भी थोड़ा फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है। चलो पूछा आप, प्रश्न है किसी का? जो काल द्रव्य हमारा हो गया भैया, काल द्रव्य पूरा हो गया, इतना ही था काल द्रव्य में। नियत वर्तना, ये हमारा हाँ बोलो।
हमारी जो अभी मनुष्य पर्याय चल रही है वो क्या निश्चय काल है? नहीं, एक समय की लेना है ना मनुष्य पर्याय, जो एक समय की जो मनुष्यत्व का जो अनुभव हो रहा है प्रति समय का, तो प्रति समय का जो मनुष्यत्व का अभाव वो वर्तमान है हमारा। ठीक है, तो वर्तमान में जो हो रहा है वह निश्चय काल का अवलंबन लेके हम अपनी स्वसत्ता की अनुभूति कर रहे हैं। ठीक है, तो काल हमारा काल नहीं, काल तो काल का ही है हमारा काल कुछ नहीं है, वो हम उस काल में हमारी सत्ता की अनुभूति चल रही है उस काल में, और एक समय में चली, फिर अगले समय में नई अनुभूति चलेगी, तो नयापन कैसे आया? तो पुरानी पर्याय का नाश हुआ, नई पर्याय की उत्पत्ति हुई, तो उसमें जो निमित्त बना है वो काल द्रव्य का बना है। ठीक है, परिवर्तन जो परिणमन जो है, परिणाम, नया परिणाम जो आया है, पुराने पर्याय की निवृत्ति पूर्वक नई पर्याय की उत्पत्ति, इसमें काल द्रव्य का निमित्त है। नहीं आया समझ में? और पूछो भाई, किसी को कुछ पूछना है तो लोगों को भी समझ में आएगा। ये विषय आज अपन करना, कल अपन क्या नए सिरे से, ये तो कल रिवीजन भी करना है अपने को। आप एक्चुअली क्या विचार करना है, काल वास्तव में क्या है, कैसे क्या होना चाहिए काल आपके हिसाब से? विचार सोचना, दिमाग को थोड़ा प्रेशर डालना, आपको सब समझ में आ जाएगा कि काल वास्तव में क्या है। जो बदलाव हो रहा है इसका पैमाना काल है, व्यवहार काल। पहले मैं ऐसा था, अब मैं ऐसा हूं, और भविष्य में ऐसा होऊंगा। तो जो पुरानी पर्याय जो बीत चुकी है, अब ये अपना भाव नहीं पड़े, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्य भाव, इस शब्द यूज नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन पुरानी पर्याय चली गई, नई पर्याय आई नहीं, तो ये बीच का जो हम हमारे दिमाग में जो लगा रहे हैं हम समय, वो सब व्यवहार है पूरा। हाँ, वो सब उपचार है सब पूरा। वो कहाँ है वो चीज? वो वस्तु ही नहीं है, वो उसका अस्तित्व ही नहीं है। हाँ, सब उपचार चल रहा है वो तो। एक मतलब वर्तमान में जीव प्रति समय नई नई वर्तनाओं को प्राप्त हो रहा है, और वही उसकी अनुभूति है। भविष्य की अनुभूति नहीं हो रही है उसको, या अतीत की अनुभूति नहीं हो रही है उसको। तो सब उपचार चल रहा है, काल जो है व्यवहार चल रहा है पूरा, ये व्यवहार चलता है हमारा। तो नहीं समझ में आ जा रहा तो आप इतना ध्यान रखो कि ये जो घंटा, मिनट, घड़ी, अंतर मुहूर्त, ये सब जो है ये सब व्यवहार काल है। ठीक है, तो निश्चय काल क्या है? निश्चय काल कालाणु, बस इतने याद रख लो आप, तो नहीं याद आया था। निश्चय काल मतलब कालाणु, काल द्रव्य, और व्यवहार काल ये घंटा समय। तो ये घंटा, अब ये इन दोनों आपस में कनेक्शन क्या है? लेकिन फिर ये प्रश्न होगा ना कि कालाणु का और निश्चय, इनका घंटा घड़ी आपस का मतलब एक घंटे का और कालाणु का कनेक्शन क्या है? तो भाई वो जो घंटा बना है वो एक एक समय से बना है, और एक एक समय की जो परिणामों की प्राप्ति हुई है उसमें निमित्त कालाणु का है। इसलिए निश्चय काल तो वो एक समय की जो कालाणु की पर्याय है वो एक समय, वो निश्चय काल। वो व्यवहार काल इसको बोल रहे हैं हम, सबको मिला लिया हमने, वो व्यवहार काल हो गया। इतना याद रख लो बस आप तो कि निश्चय काल मतलब कालाणु, या उस कालाणु की एक समय की पर्याय जिसको हम एक समय कह रहे हैं, और व्यवहार काल मतलब ये एक घंटा, एक घड़ी, एक मुहूर्त, इस प्रकार से। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी का? तो इसका मतलब है, हाँ बोलो। ये जो हम बोलते हैं व्यवहार का, दिन रात घंटा, इनको हम व्यवहार काल के भेद बोलेंगे या सिर्फ व्यवहार काल ही होगा? नहीं, व्यवहार काल के भेद बोल सकते हो ना, इसमें क्या रहे, उसमें व्यवहार काल के भेद कर लिया हमने। एक्चुअली वो अपने दिमाग में आपको कैसी डेफिनेशन बनानी है, हमको डेफिनेशन ये बनानी है व्यवहार काल की कि भाई व्यवहार काल जो है उसमें हम भेद नहीं डालेंगे अभेद रूप से, कि भाई जो जो वर्तमान नहीं है उस हमारे लिए व्यवहार है, तो वो अभेद रूप से परिभाषा होगी। लेकिन हाँ, व्यवहार काल की परिभाषा से बनाने की व्यवहार काल कि भाई 1 घंटे का व्यवहार अलग रखेंगे, हम आधे घंटे अलग रखेंगे, तो अलग अलग भेद डाल दो उसमें आप, तो व्यवहार काल के भेद हो गए वो सब। उसमें क्या है, वो तो आपके अपने ऊपर है ना भाई, जैसे जीव कितने हैं, हमको भेद डालना है हमको, तो हमारे हिसाब से भेद डालेंगे हम कि संसारी, मुक्त, बहिरात्मा, अंतरात्मा, अंतर और परमात्मा, अपने ऊपर है वो सब। क्या प्रश्न आपका? एक भैया का फोन आ रहा है। इन शॉर्ट हम कुछ बोल सकते हैं कि निश्चय काल मतलब वर्तमान काल और व्यवहार काल मतलब भूत और भविष्य। हाँ, ऐसा आप कह सकते हैं।